मोहतरम नाजरीन, वफ़ा पब्लिकेशन में आपका इस्तकबाल है। आइए मुंशी प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। पेशकश डॉक्टर सुहेल अहमद खान। मुंशी प्रेमचंद के मुख्तसर हालात ज़िंदगी। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था, मगर सरकारी मुलाजिमत की पाबंदियों और इनसे भी बढ़कर अपने अफसानों के सियासी मौज़ूआत की बिना पर पहले नवाब राय और फिर प्रेमचंद के कलमी नाम इख्तियार किए। 31 जुलाई 1880 को ज़िला बनारस के मौजा मलही में डाक खाने के मुलाजिम अजाइब लाल के यहाँ विलादत पाई। गुर्बत और नामसाइद हालात के बावजूद बड़ी मेहनत और लगन से तालीम का सिलसिला जारी रखा, मगर वक्फों से इम्तिहानात पास किए। 1899 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, मगर BA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी करने की नौबत 1919 में आई। प्रेमचंद सरकारी मुलाजिम में तरक्की करते गए और डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के ओहदे तक पहुंच गए, मगर अपने सियासी तसव्वुरात की बिना पर 1921 में सरकारी मुलाजिमत से मुस्तफ़ा होकर खुद का कलियतन तहरीर के लिए वक्फ कर दिया और आखिरी वक्त तक कलमी लिहाज से फ़आल रहे। 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में इंतकाल हुआ। अफसाने के मुहक्किकीन के बामौजिब प्रेमचंद का पहला अफसाना बाउनवान इश्क दुनिया और हुब्बुल वतन इस दौर के मारूफ अदबी जरीदा ज़माना के शुमारे अप्रैल 1908 में तबाह हुआ। नवाब राय के कलमी नाम से ताहम दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907 इनके अव्वलीन अफसानों के लिहाज से मारूफ है और बिलउमूम इसीलिए प्रेमचंद की तख्लीकी ज़िंदगी का आगाज़ समझा जाता है। 1908 में सोज़े वतन के नाम से इनका 5 अफसानों का मजमुआ दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, सिले मातम, इश्क दुनिया और हुब्बुल वतन पर मुश्तमिल पहला अफसानी मजमुआ शाये हुआ तो अंग्रेज़ सरकार को इसमें बगावत नज़र आई। मुलाजिमत बचाने की खातिर आइंदा न लिखने का वादा किया। किताबें नज़र आतिश हुई, मगर तख्लीकी फ़नकार को यूँ पाबंद नहीं किया जा सकता। बातिन में तख्लीक का जो शोला फरोज़ा था वह अपने इजहार को बेकरार रहा। चुनांचे नवाब राय के बजाय प्रेमचंद का कलमी नाम इख्तियार किया। इस नाम से ज़माना दिसंबर 1910 में बड़े घर की बेटी पहला अफसाना तबाह हुआ। उम्र भर इसी नाम से लिखा और इसी नाम से अमर हुए। प्रेमचंद ने फ़िक्शन के अलावा इल्मी, अदबी और सियासी मौज़ूआत पर मज़ामीन और शख्सी खाके भी कलमबंद किए। मुलाज़मत से मुस्तफ़ा होने के बाद हिंदी में भी लिखना शुरू कर दिया। हिंदी में अपना रिसाला हंस भी जारी किया। प्रेमचंद ने गुलाम हिंदुस्तान में जन्म लिया। इनके वालिद मामूली हैसियत के इंसान थे। प्रेमचंद मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा न हुए थे। तालीम के बाद सरकारी मुलाजिमत इख्तियार की तो वो भी सिविल सर्विस की आला मुलाजिमत न थी, बल्कि महकमे तालीम में स्कूल मुदर्रिस थे। प्रेमचंद इन तमाम नाआसूदगियों का अमली जामा रखते थे जो निचले मुतवस्सित तबके के अफराद का मुकद्दर होती हैं। इसीलिए अगर प्रेमचंद ने मुआसिर ज़िंदगी के तसादात, इक्तिसादी अदम मसावात और आम अफराद की जज्बाती नाआसूदगियों को मौजू बनाया तो ये बतौर रिवाज या अदना कलीशे के तौर पर न था, बल्कि वो खुद इससे वाकिफ थे, बिलखुसूस समाजी नाहमवारी से। बतौर अफसाना निगार प्रेमचंद का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने उर्दू अफसाने की इमारत की जो अव्वलिन खुश सीधी रखी, यूँ अफसाने की जो इमारत तासवरैया पहुंची वो भी सीधी ही रही, टेढ़ी ना हुई। इस बात को नावल की मिसाल से समझिए। नज़ीर अहमद ने इस्लाही मकासद के लिए नावल को इस्तेमाल किया, मगर इसके फ़नी तकाज़े मलहूस ना रखे। इसके बाद अब्दुल हलीम शरर ने शायराना असलूब में नावल को दिलचस्प तारीख़ी रोमांस के लिए वक्फ कर दिया। चुनांचे उमराजा अदा की सूरत में नावल को ज़मीन पर आने के लिए निस सदी तक इंतज़ार करना पड़ा, मगर प्रेमचंद ने अफसाने का आगाज़ ही ज़मीन से किया और वह हकीकत निगार का अंदाज़ अपनाकर लिखा करते थे। जब 1936 में तरक्की पसंद अदब की तहरीक का आगाज़ हुआ तो इस तहरीक के असास और मंशूर से कहीं पहले प्रेमचंद अपने फिक्शन में इन्हीं तस्वुरात अदब का इबलाग कर रहे थे। इसीलिए अगर उन्होंने इंतकाल से चंद माह पेशतर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन की कॉन्फ्रेंस लखनऊ 15 अप्रैल 1936 के खुतबे सदारत में ये तस्वुर अदब दिया कि अंजुमन के अदबी मकासद से क़ता नज़र उम्र भर की तख्लीकी लगन पर मुश्तमिल ज़ाती सोच भी थी। हमारी कसौटी पर वह अदब पर पूरा उतरेगी जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकतों की रोशनी हो, जो हम में हरकत हो, हंगामा और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं बल्कि क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मौत की अलामत है। प्रेमचंद अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन की तासीस
سے کہیں پہلے ترقی پسند اور ادبی مقاصد اپنا چکے تھے، لہٰذا انہیں ترقی پسندوں کا ہر اول قرار دیا جا سکتا ہے۔ پریم چند نے ارد گرد پھیلی زندگی کے تضادات، افراد کے رویوں میں تنوع، انسانی شخصیت کے نفسیاتی مطالعے، اقتصادی ناہمواری، سماجی عدم مساوات اور غلام ہند کی سیاسی صورتحال کے تجربے اور مطالعے کے لیے اپنے افسانوں اور ناولوں کو بھی محدث شیشے میں تبدیل کر لیا۔ انہوں نے اسے بخوبی سمجھ لیا تھا کہ کردار اور اعمال کی توسیع کی آج بھی ان کے افسانوں کا مطالعہ بصیرت افراد ثابت ہو سکتی ہے۔ سب کچھ بھول جائے، صرف منشی پریم چند کا افسانہ کفن کو یاد رکھے اور منشی پریم چند کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ایک افسانہ ہی کافی ہے۔